नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 सब्जेक्ट टीचर विषय शिक्षक घरटे एडी। आज हम पाठ पहला अनुवंशिकता और उत्क्रांति इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज उत्क्रांति यानी कि इवोल्यूशन इस बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सजीवों की सृष्टि की निर्मित के विषय में अनेक धर्मगुरुओं ने एवं दार्शनिकों ने अपने अपने विचार लिखकर भेजे थे। इसमें भारतीय, चीनी, रोमन, ग्रीक ऐसे भी सभी संस्कृतियों में सृष्टि के निर्माण के विषय में बहुत सारे विचार किए गए। ग्रह, तारों, पंचमहाभूतों, सजीव सृष्टि आदि के बारे में आदि के विषय में भी बहुत सारी जानकारी उन्होंने उसमें प्राप्त की और उन ग्रंथों के रूप में लिखी हुई थी। अभी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन, उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है और यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। अंतरिक्ष के ग्रह, तारों से लेकर पृथ्वी तक विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार इस उत्क्रांति अध्ययन में करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक चयन के अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में एक नई प्रजाति का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को उत्क्रांति कहते हैं। करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में अत्यंत सरल तत्व रहे होंगे और उनसे जैविक तथा अजैविक प्रकार के सरल यौगिक बने होंगे। उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्रोटीन और केंद्रक अम्ल की निर्मित उसमें हुई होंगी। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण उसमें हुआ होगा। प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होंगी और कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अनुसार कुछ की अच्छी वृद्धि हुई होंगी, तो जो सजीव आसपास की परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उसमें उनका विनाश हो गया होगा। आज की तारीख में पृथ्वी तल पर वनस्पतियों और प्राणियों की करोड़ों प्रजातियां हमें दिखाई देती है और उनके आकार और जटिलता में भी काफ़ी विविधताएं हमें नज़र आती है। सूक्ष्म एक कोशिकीय अमीबा और पैरामीशियम से लेकर महाकाय देव मछली तक उनका विस्तार हमें इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। वनस्पतियों में भी एक कोशिकीय क्लोरेला से विस्तीर्ण बड़े बरगद के पेड़ तक अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जातियां इस पृथ्वी पर आज विद्यमान हैं। पृथ्वी पर सभी जगह विषुववृत्तीय रेखा से दोनों ध्रुवों तक सजीवों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। अभी हवा, पानी, जमीन, पत्थर इन सभी जगहों पर सजीवों का अस्तित्व है। अति प्राचीन काल से मानव को इस पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण किस तरह से हुआ और उनमें इतनी विविधता कहाँ से आई होंगी, इस विषय में बहुत सारी उत्सुकता है। सजीवों का उद्गम और विकास से संबंधित विविध उपपत्तियों के सिद्धांत आज तक प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से सजीव की उत्क्रांति अथवा सजीवों का क्रम विकास, यह जो सिद्धांत है वह सिद्धांत सर्वमान्य किया गया। उत्क्रांति का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इस सिद्धांतानुसार प्रथम सजीव पदार्थ पृथ्वी पर यानी कि समुद्र में उसका निर्माण हुआ होगा। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीवद्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण इसमें हुआ होगा और इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल जटिल सजीवों का विकास उसमें से हुआ होगा और ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार उसमें बदल होते रहे
विकास होता रहा और इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की होंगी, ऐसा उनका मानना है। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता गया। इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, भिन्न भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। अभी इसमें उत्क्रांति के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस। उपयुक्त सिद्धांत का एकत्रित रूप से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति यह नियमित रूप से होने वाला एक परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है, परंतु उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता हमें होती है। उपयुक्त सिद्धांत के समाधान के लिए अनेक प्रमाण आज उपलब्ध है। ये प्रमाण भिन्न प्रकार से हमारे सामने नजर आते हैं। उसमें से पहला जो प्रमाण है, ये बहुरूपिकीय प्रमाण यानी आकारिक प्रमाण भी उसे कहते हैं। अभी इसमें एक आकृति दी गई है। इसमें ऊपर 3 प्राणियों के मुख दिखाई देते हैं और नीचे 3 वनस्पतियाँ उसमें दिखाई हमें दे रही है। ये देखो, अभी इसमें प्राणियों के मुख की जो रचना है वो, और आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं इन तीनों प्राणियों में हमें दिखाई देती है। तो वनस्पतियों में पत्तियों का आकार, शिराविन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में भी हमें दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूहों में समानता है। इसी कारण उनका उद्गम जो है समान है और तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। दूसरा जो प्रमाण है वो है शरीर विज्ञान का प्रमाण। शरीर विज्ञान का प्रमाण, इसमें एक आपको आकृति में 4 प्राणियों के जो हाथ के जो अवशेष, हमें हड्डियों की रचना हमें दिखाई देती है। इसमें मनुष्य का हाथ है, बैल का पैर है, देव मछली का पैर है और चमगादड़ के पंख हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ की आकृति का आप सावधानी पूर्वक अगर निरीक्षण करने पर मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली का पैर, इनमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी समानता हमें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी बहुत सारी भिन्नता हमें नज़र आती है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता हमें दिखाई देती है। परंतु प्रत्येक अवयव की अस्थियों की रचना अगर आप देखोगे तो इन अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जो जोड़े हैं उनमें हमें समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज समान होने की दिशा निर्देश करते हैं। दूसरा जो भाग है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी अवशेषांग। अभी यहाँ पर एक अंतर्पुच्छ की हमें एक आकृति यहाँ दिखाई देती है। अभी इसमें सजीवों में नष्ट होने वाले तथा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांग कहा जाता है। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए अंगों का या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता, परंतु अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की एकाध रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थितियों में वह निरुपयोगी या हानिकारक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसे इंद्रिय नष्ट होने के मार्ग पर होते हैं। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में हमें दिखाई देती है।
ऐसे अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता है तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता हमें नजर आता है। अर्थात दूसरे सजीवों के लिए यह अवशेषांग नहीं होता। मानव के लिए निरुपयोगी जो आंत्रपुच्छ है, यह तृणभक्षक तथा सेल्यूलोज का पचन करने वाले जो प्राणी है, यानी गाय भैंस, ये प्राणी जो है, इनके लिए यह एक अत्यंत उपयुक्त और कार्यक्षम अवयव नज़र आता है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी जो कान के स्नायु है, वो कान के स्नायु मनुष्य के लिए कुछ काम के नहीं है, लेकिन बंदरों को कान हिलाने के लिए वो अत्यंत उपयुक्त है। मेरुदंड की अंतिम रचना, अंतिम 4 कशेरुकाएँ, अक्कलदाढ़ जो है वो, और शरीर पर बाल आदि जो अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं, ये विस्टिजल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषांग ही है, उनका मनुष्य को कोई उपयोग नहीं है। जीवाश्म ईंधन संबंधित प्रमाण यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई देती है, इसमें भूस्तर रचना तथा जीवाश्म हमें दिखाई देते हैं। आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौन कौन से सजीव अस्तित्व में थे, ये सब कैसी बात करते हो, कैसे बता सकेंगे। इसका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं, इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन ये उत्क्रांति के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तथा उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उसी समय से उनके शरीर से कार्बन 12 का कम होना, यह एक ही प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। कार्बन 12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति तथा प्राणियों में कार्बन 14 तथा C12 इनका जो अनुपात है, वह अनुपात स्थिर न रहकर लगातार वह अनुपात बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय उनमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापन उसमें किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण कहते हैं, यानी कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंशशास्त्र में मानवीय अवशेष तथा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की तकनीक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें कालगणनानुसार एक परिच्छेद में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इसी आधार पर असमपृष्ठरज्जु प्राणियों से धीरे धीरे समपृष्ठरज्जु प्राणियों का उद्गम किस तरह से हुआ, ये भी इसमें हमें दिखाई देता है। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कर दिखाई देने वाली विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर एक 3 आकृतियाँ दिखाई देती है हमें। एक है डकबिल प्लेटिपस, दूसरा है लंग फिश और तीसरा है पेरिपेटस। अभी इन तीनों में क्या फ़र्क है ये हमें जानना है। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शरीर के लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे जो 2 भिन्न समूहों से संबंध हम जोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहा जाता है। उदाहरण लेंगे तो प्लेटिपस इस प्राणी में सकंड कृमि प्राणियों जैसे खंडीभूत अंग पाए जाते हैं। पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अवयव उसमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपात प्राणियों की तरह श्वास नलिका और खुला रक्त परिचरण संस्थान भी उसमें पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस यह एनिलिडा और संधिपात प्राणी, इन 2 प्राणियों को जोड़ने वाली एक संयोजी कड़ी उसमें हमें नज़र आती है। उसी प्रकार डकबिल प्लेटिपस यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह है, अंडे देता है, परंतु दुग्ध ग्रंथि और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से भी वो अपना संबंध दर्शाता है। लंग फिश यह जो मछली है, यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वास की क्रिया करती है। इस उदाहरण से
स्तनधारी प्राणियों से, ये सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणियों से, मत्स्यवर्गीय प्राणियों से उत्क्रांतित हुए होंगे, इस ओर वो निर्देश करते हैं। अगला जो प्रमाण है वो है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी यहाँ पर 7 की आकृति में समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के कुछ भ्रूण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसमें मछली है, सैलमेंडर है, कछुआ है, मुर्गी है, सुअर है, गाय है, खरगोश और मनुष्य, इनके भ्रूण हमें दिखाई देते हैं। और इस आकृति में उनके भ्रूण की वृद्धि किस तरह से होती है ये दिखाई हमें देता है। भ्रूणों की वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता हमें दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता हमें दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, इस तरह का प्रमाण हमें यहाँ पे मिलता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में अगर आप देखोगे तो इनके सभी भ्रूण एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ये हमारे जो पूर्वज है इन सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा हमें इसमें प्रमाण मिलता है। धन्यवाद।